इससे पहले के लेक्चर में हमने मुख्यमंत्री के विषय में और मंत्रिपरिषद के विषय में बहुत विस्तार से डिस्कस किया है, और उससे पहले हम राज्यपाल के विषय में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो राज्य में हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को। आज हम जो मेन स्ट्रक्चर है, देखिए अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के कंबाइंड रूप से संसद कहते हैं। और इसी प्रकार अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में विधानमंडल होते हैं, लेकिन विधानमंडल सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद नहीं होते, राज्यपाल भी उसका एक हिस्सा होता है। और केंद्र की भांति उसको पहले पढ़ा जाता है पारंपरिक रूप से। तो जैसे हमने केंद्र में राष्ट्रपति को पहले पढ़ा था, तो यहाँ राज्य के विषय में भी हमने राज्यपाल को पहले पढ़ा। उसके बाद इस लेक्चर पे जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, इससे ठीक पहले हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा। और अब हम अपने मेन स्ट्रक्चर जो सदन होते हैं, जो विधान परिषद है, जो विधानसभा है, उसमें एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं बहुत ही लाइटली कि आप ये ध्यान रखें कि हमारी कार्यपालिका व्यवस्था में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी 2 सदन होते हैं। अगर हम केंद्र की बात करें तो वहाँ तो दोनों के ही दोनों सदन होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। और अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो वहाँ पे प्रत्येक राज्य में दोनों सदन हो, यह आवश्यक नहीं है। हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है कि राज्य यदि चाहेंगे तो अपने यहाँ विधानसभा से एक बिल पास करके और उसको संसद में भेज के, और संसद अगर उसकी अनुमति देती है, अब ये पढ़ेंगे आप बहुत विस्तार से आगे, तो वह राज्य, संबंधित राज्य अपने यहाँ विधानसभा बना सकता है, विधान परिषद बना सकता है। क्षमा करिएगा, विधानसभा नहीं, विधानसभा तो होती ही है, विधान परिषद बना सकता है। और मूल रूप से विधानसभा प्रत्येक राज्य में होता है। हालांकि केंद्र शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ हर केंद्र शासित राज्य में विधानसभा भी नहीं होती। वर्तमान में सिर्फ 2 ही केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ विधानसभा है, एक पुदुचेरी और दिल्ली। आने वाले समय में आप जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह याद रखें कि केंद्र की तरह द्विसदनीय व्यवस्था राज्यों में भी है, लेकिन प्रत्येक राज्य में नहीं है। अब किन राज्यों में है, किन राज्यों में नहीं है, ये आप हल्के हल्के आगे जानेंगे। तो मोटा मोटी ये याद रखें कि जैसे केंद्र स्तर पर राज्यसभा उच्च सदन है, कभी विघटन नहीं होता उसका, विशेषज्ञों का सदन है, ठीक इसी प्रकार राज्य स्तर पर विधान परिषद जो होता है वो होता है आपका उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन, जो कभी विघटित नहीं होता। अब ये भले ही 6 राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन क्योंकि संविधान का एक हिस्सा है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो हमको विस्तार से डिस्कस करना है और आज हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले अपना एक लाइट परिचय देता हूं। जो बच्चे नए हैं, जो पुराने हैं, वो मुझे जानते हैं। मैं गौरव त्रिपाठी, STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। विधान परिषद उच्च सदन। तो सबसे पहले हम कुछ अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, लगभग हर लेक्चर में मैं आपको संबंधित लेक्चर से जुड़े हुए अनुच्छेदों के बारे में बताता हूं, और यह भी कहता हूं कि इनको जरूर मनन करें, इनको जरूर याद करें, क्योंकि क्वेश्चंस अनुच्छेदों से बहुत आते हैं। तो अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से आपको ये 4 अनुच्छेद अच्छे से याद रखने हैं। इसमें से एक विधानमंडल से संबंधित है, एक विधानसभा से, और 2 विधान परिषद से। तो आर्टिकल 168 ये कहता है कि एक विधानमंडल होगी और उसका गठन किया जाएगा। अब विधानमंडल के तो 2 हिस्से होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 169 ये कहता है कि विधान परिषद का गठन और समाप्ति के प्रावधान कैसे होंगे, यानी कैसे गठन होगा, कैसे समाप्त होगा, वो आप नीचे पढ़ेंगे आप अभी। तो वो जो प्रावधान दिए गए विधान परिषद के गठन के और उसकी समाप्ति के, वो दिया गया है 169 में। और 171 भी विधान परिषद से ही संबंधित है, लेकिन इसकी संरचना दी गई है। ये जो आप नीचे लिखा देख रहे हैं यहाँ पे, सदस्यों का निर्वाचन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाया गया है आर्टिकल 171 में। और 170 में विधानसभा का गठन कहा गया है। तो ये 4 अनुच्छेद आप अच्छे से लर्न करें, और इनसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ये 4 के चारों अनुच्छेद अच्छे से लर्न करें। अब इन्हीं में से एक एक अनुच्छेद को आप उठाते जाइए। सबसे पहले आप उठा लीजिए आर्टिकल 169, विधान परिषद का गठन और समाप्ति। तो विधान परिषद का गठन और समाप्ति, इसको लेके कुछ प्रावधान है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया
कि प्रत्येक राज्य में तो विधान परिषद होती नहीं है। हमारे संविधान में इस प्रकार के प्रावधान है कि यदि राज्य चाहेगा, यानी राज्य की अगर विधानसभा चाहेगी, तो वो इस विषय में विधानसभा से एक बिल पारित करेगी, बिल पास करेगी, और वो बिल जाएगा फिर संसद के पटल पे, और संसद अगर उसे अपनी अनुमति देती है तो जाके उस संबंधित राज्य में विधान परिषद बन सकती है। अब देखिए, इसके विषय में मैं कुछ आपको यहीं पे बता देता हूँ, आप नोट भी कर लें। पहले मैं इसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया अभी कि विधानसभा से 2/3 यानी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा जाता है, और संसद अपने अनुमोदन से विधानसभा का गठन करती है। उसके अनुमोदन से ही संभव है ये। ठीक है, संरचना के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले गठन के विषय में आपको कुछ और पॉइंट बताते हैं। तो एक तो ये याद रखें कि पहले विधान परिषद 2/3 प्रस्ताव पारित करेगी अपने यहाँ संबंधित राज्य में। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, अभी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ प्रस्ताव पारित किया और उसको संसद के पटल पर भेजा। अभी संसद ने उस पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं दी है, तो पहले विधानसभा उस पर प्रस्ताव पारित करती है, संसद भेजती है, और संसद उस पर अपनी अंतिम मोहर लगाता है कि संबंधित राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं। ये तो प्रावधान है, ये आप याद रखें। अब किन किन राज्यों में विधान परिषद है, थोड़ा सा ये यहाँ याद रखें। मैं यही नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लें। कहीं स्पेस नहीं नज़र आ रहा है, चलिए मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आप इसको अलग से नोट कर लें। देखिए, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। एक आपका यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तेलंगाना, पांचवा आंध्र प्रदेश, और छठा और आखिरी कर्नाटक। ये 6 वो राज्य हैं वर्तमान में आज की डेट में जिनमें विधान परिषद है। अब इनमें अलग अलग सीटें होती हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो 100 सीटें हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों में विधान परिषद की सीटें अलग अलग हैं। वो तो बिल्कुल आपकी विधानसभा के पैटर्न पर सीटें होती हैं, जनसंख्या के अनुसार, किस वर्ष की जनसंख्या के अनुसार। अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यह समझना है कि इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। अब देखिए, इसमें कुछ आपको करंट की चीज़ें याद रखनी है। जैसे सबसे लेटेस्ट याद रखना है कि आपका जो संविधान में 370 आर्टिकल ख़त्म किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो उससे पहले जम्मू कश्मीर में भी एक विधान परिषद हुआ करती थी, वो भंग हो गई। ये काम 2019 में हुआ। 2020 में अगर आए, एक वर्ष पहले, तो पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश ने, यहाँ जो आंध्र प्रदेश लिखा देख रहे हैं आप, आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ से विधान परिषद को भंग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया और संसद भेजा है। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि संसद में वो पेंडिंग है, संसद उस पर अपना एक्शन लेगा। और अभी अगर 2021 की बात करें तो आप जानते हैं अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार वहाँ बनी है, और सरकार बनते ही उन्होंने एक बिल पेश करने का प्रस्ताव रखा है। अभी उस पर कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन एक प्रस्ताव रखा गया है कि पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है भविष्य में विधान परिषद आ जाए। अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन आ जाए। तो वर्तमान फिगर आप याद रखें, ये 6 राज्य हैं। तो ये गठन और उन राज्यों के विषय में मैंने बताया जहां पे विधान परिषद है। आगे संरचना के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, संरचना जैसा कि लोकसभा की संरचना है, राज्यसभा की है, आगे आप विधान परिषद के बाद विधानसभा की ही पढ़ेंगे। लेकिन विधान परिषद की संरचना में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 कि इसमें जो सीटें हैं वो संख्या में नहीं होती, बल्कि उस संबंधित राज्य के विधानसभा की सीटों की 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये एक पॉइंट याद रखना है। और दूसरा ये तो अधिकतम है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। न्यूनतम का भी एक फिगर है कि 40 से कम नहीं हो सकती। ये 2 चीज़ें आपको बहुत ही विशेषता से याद रखनी है। अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगी, और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होंगी, यानी 40 से कम सीटें नहीं हो सकती। ये 2 फिगर आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद ये जो सदस्यों का निर्वाचन आप देख रहे हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं मित्रों। आते इसलिए हैं कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल पोर्शन है, लेकिन आपको इतने अच्छे और लजीज तरीके से समझा देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं इसे।
और अगर आप इसको याद कर लिए, अच्छे से समझ गए, समझ विकसित कर ली, तो आप मान के चलिए कि आपको प्री मेंस में कहीं ना कहीं ये दिखना है, हर हाल में दिखना है, क्योंकि ये उन क्वेश्चंस में है जिन पे एग्जामिनर बच्चों को लटकाता है और फंसाता है कि कौन सा 1/3 है, कौन सा 1/6 है, कौन सा 1/12 है। तो इसको बहुत ही विशेषता से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 फिगर याद रखने हैं। टोटल सीटें कितनी होंगी वो तो आपने पढ़ ली कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगी। अब कितनी भी सीटें हैं, मान लो 100 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, तो मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों के बंटवारे किस तरीके से होंगे वो फिगर है ये पूरा। तो 3 आपको संख्या याद रखनी है। पहला 1/3, दूसरा 1/12 और तीसरा 1/6। अब ये 1/3 जो 2 बार लिखा हुआ है इसको समझो आप। इसमें से एक तो आपके स्थानीय प्रशासन से लिए जाते हैं, यानी नगर पालिकाओं से, जिला बोर्ड से, नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और जो दूसरा 1/3 लिखा हुआ है ये बहुत ही लाजवाब सदस्य होते हैं। ये कौन होते हैं? ये सीधे विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप मंत्री पढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक लाइन आप पढ़ते हैं पद की शर्तों के आधार पर। मैंने भी आपको पढ़ाया कि अगर कोई मंत्री है, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है या मंत्री है, वो शपथ लेते वक्त सदन का सदस्य नहीं है, तो एक शर्त होती है कि वो 6 महीने के अंदर उसको सदन की सदस्यता लेनी होती है, विधानसभा से ले या विधान परिषद से ले। तो वहाँ पे बहुत सरलता से इसी विधानसभा में इस पॉइंट से घुस जाता है अंदर। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो 1/3 के कोटे में विधानसभा के सदस्य उस पर्टिकुलर मंत्री को संविधान में वर्णित इस प्रावधान के आधार पर विधानसभा में घुसेड़ देते हैं, विधानमंडल में बैठा देते हैं। तो विधान परिषद का एक तरीके से ये एक मिसयूज भी होता है कि कई सारे मंत्री, कई सारे मुख्यमंत्री इस 1/3 सदस्य का लाभ उठाकर भी सरकार में एंटर हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से लिए जाते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा से लिए जाते हैं। 1/12 और 1/12 जो ये 2 बार लिखा हुआ है, इसमें 2 शब्द याद रखिए केवल। नंबर 1 अध्यापक और नंबर 2 स्नातक। यानी 1/12 सदस्य लिए जाते हैं स्नातकों के द्वारा, स्नातकों के द्वारा उनको निर्वाचित किया जाता है, और 1/12 लिए जाते हैं अध्यापकों के द्वारा। अब इसमें कंडीशन एक आपको याद रखनी है कि इन दोनों ही कंडीशनों में, जैसे स्नातकों के द्वारा 1/12 सदस्य लिए जाते हैं, लेकिन वो स्नातक 3 साल से कम स्नातक हो। 1/12 ही अध्यापकों के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन वो अध्यापक भी 3 वर्ष से अध्यापक हों। तो 1/12 स्नातकों से और 1/12 अध्यापकों से, ये याद रखें। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा लिए जाते हैं। 1/3 और 1/3 मैंने आपको प्रारंभ में बताया, स्थानीय निकायों से 1/3 और विधानसभा से 1/3। तो इस तरह से याद रखें, तुकबंदी करके याद करें। जैसे 1/3 और 1/3 स्थानीय निकायों से और विधानसभाओं से, 1/12 और 1/12 स्नातकों से और अध्यापकों से, और 1/6 तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बहुत पूछा जाता है कितने सदस्यों को नामित करता है, नाम निर्देशित करता है, मनोनीत करता है राज्यपाल महोदय। तो भैया 1/6 सदस्यों को करते हैं। तो ये फिगर अच्छे से याद रखें। सदस्यों के निर्वाचन इस आधार पे होते हैं। कार्यकाल पे आते हैं। देखिए, प्रत्येक सदन की तरह इसका भी कुछ कार्यकाल होता है। कार्यकाल इसका यही होता है कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। एक सदन के रूप में इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये उच्च सदन है। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी राज्य स्तर पे विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन उसमें जो सदस्य बैठे हैं उनका तो कार्यकाल होता ही है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे विधान परिषद की तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे राज्यसभा में केंद्र पर 6 वर्ष के लिए सदस्यों को चुना जाता है, ठीक वैसे ही विधान परिषद में यानी यहाँ भी 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये याद रखें। ये सारी कंडीशंस अगर आप राज्यसभा पढ़े हैं तो ये सारी कंडीशन आप वहाँ देखेंगे कि राज्यसभा में भी, केंद्र में राज्यसभा में 6 वर्ष की सदस्यता होती है एक सदस्य की। ठीक राज्य की बात करें तो विधान परिषद में भी 6 वर्ष की होगी। वहाँ भी प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यहाँ विधान परिषद में भी होते हैं। देखिए, राज्यसभा के बाद आप पढ़ें इसको, पहले राज्यसभा पढ़ें,
फिर इसको पढ़ें। तो एक इंटरकनेक्टिविटी होती है, चीज़ें बहुत आसान, बहुत सहज हो जाती हैं। तो ये कुछ प्रावधान है इनसे संबंधित। संरचना, सदस्यों का निर्वाचन, कार्यकाल, गठन और समाप्ति, ये बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाया। एज इट इज उतारे और 2 से 3 अच्छी रीडिंग मारे इसकी। ये आप ऊपर के अनुच्छेदों के बारे में बहुत ही विस्तार से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, सदस्यों की योग्यता, वही सारी योग्यता जो आप पढ़ते हैं लगभग हर पद में। बस एक चीज़ याद रखनी है आपको। देखो, भारत का नागरिक हो, यह तो अच्छे से आपको पता ही है, कोई व्यक्ति हो पद पे आएगा तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। हाँ, यहाँ पे यह जरूर याद रखें, कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न दे देता है कि भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक हो। तो जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। पद ग्रहण करते वक्त या पद के लिए अप्लाई करते वक्त भारत का नागरिक होना चाहिए, भले ही विदेशी हो लेकिन भारत की नागरिकता ले ली हो। ठीक है। दूसरा, ये जो आयु लिखी हुई है, इस आयु पे ध्यान दें विशेष तौर से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयु इसकी 30 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। अब इसे थोड़ा सा जोड़िए आप राज्यसभा से। राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा से संबंधित है विधान परिषद जो आप पढ़ रहे हैं, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। आगे जाके आप विधानसभा पढ़ेंगे, वो लोकसभा से संबंधित है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो ऐसे इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, बिल्कुल वैसी ही जैसी राज्यसभा में होती है, भारत का नागरिक हो और पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ये 3 बिंदु याद रखने हैं मुख्य रूप से। यह दूसरा बिंदु याद रखें आप। अब देखिए, सभापति और उपसभापति पे आते हैं। तो सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है और उपसभापति भी चुना जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें कि धन विधेयक के विषय को छोड़ के बाकी सारे विधेयक, देखिए कुछ और भी चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी, मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है मैंने। जैसे एक सभापति होता है विधान परिषद में जो पढ़ रहे हैं आप, और एक सभापति विधानसभा के, विधान परिषद के जो समतुल्य सदन है केंद्र का, राज्यसभा में भी होता है। फर्क इतना होता है कि उच्च सदन जो आपका राज्य में है, यानी विधान परिषद जिसको पढ़ रहे हैं, उसका सभापति अंदर के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ध्यान से सुनिएगा। और जो केंद्र का बस रहा है, यानी कि उच्च सदन, कौन सा? राज्यसभा, वहां पर जो सभापति होता है वो अंदर के सदस्यों से नहीं चुना जाता, वो पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बहुत पढ़ाया है डिटेल से, आपको जाके लेक्चर्स में देखें। तो यहाँ का जो सभापति है वो चुना जाता है अंदर के सदस्यों के द्वारा। विधान परिषद के सदस्य ही उसको चुनते हैं और उपसभापति को भी चुनते हैं। एक अधिकार इसके पास नहीं होता, जो मैंने यहाँ लिखा भी है, धन विधेयक से संबंधित शक्तियाँ नहीं होती हैं। ये धन विधेयक से संबंधित शक्तियाँ सिर्फ स्पीकर के पास होती हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के पास होती हैं। विधानसभा से ही इसको लाया जाता है, उसके पास ही सारी पावर्स होती हैं। ये धन विधेयक क्या है, ये आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया है। धन विधेयक का एक सेपरेट चैप्टर बनाया है, जब केंद्र में पढ़ाते हैं। ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा होता है आपके सदनों से संबंधित, जैसे कई सारे विधेयक हैं, कई सारे प्रस्ताव हैं, सदन की बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं। तो चूँकि हम केंद्र को पहले पढ़ते हैं, केंद्र का भाग 5 है, तो उसमें केंद्र को हम पहले पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ हम डिटेल में वहाँ पढ़ लेते हैं और लगभग वही सब इंटरकनेक्ट करके राज्य में आता है। तो इसलिए बहुत कुछ ऐसा है, जैसे प्रस्ताव हैं, बहुत सारे काल हैं, शून्यकाल, प्रश्नकाल, सदन से संबंधित, वो केंद्र में भी होते हैं, राज्य में भी होते हैं। जैसे आप यहाँ धन विधेयक लिखा देख रहे हैं, तो धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, तो ये सारे विधेयक हम केंद्र में पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट पे, चैनल की प्लेलिस्ट पे देखें, तो वहाँ पे आपको ये सारे मटेरियल्स मिलेंगे, ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे केंद्र के। तो वहाँ पे जाके आप धन विधेयक को विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी समझ के लिए बता देता हूँ। धन विधेयक लोकसभा से ही पेश किया जाता है केंद्र में। राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ, तो विधान परिषद से नहीं, विधानसभा से पेश करा जाता है, क्योंकि लोकसभा के समतुल्य विधानसभा है, तो विधानसभा से पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है, और राज्य में क्योंकि लोकसभा के समतुल्य सदन होता है विधानसभा, तो विधानसभा का अध्यक्ष, स्पीकर, ये निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए उच्च सदन रोक सकता है। यानी राज्य की बात करें तो आपका विधान परिषद केवल 14 दिन के लिए रोक सकता है। अगर केंद्र की बात करें तो वहां पे राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। कोई संशोधन देती है तो उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये निम्न सदन के ऊपर है, यानी कि विधानसभा के ऊपर है या लोकसभा के ऊपर, केंद्र में। तो बहुत डिटेल से बताया, यहां तो मैंने कुछ आपको बिंदु बता दिए। आप उस सेपरेट चैप्टर में जाके धन विधेयक के, वित्त विधेयक के बहुत विस्तार से पढ़ें जाके। तो ये शक्ति इसके पास नहीं होती है। इसको छोड़ के लगभग वो सारे अधिकार होते हैं जो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होते हैं। तो ये तो था मोटा मोटी आपके परिषद के विषय में, विधान परिषद के विषय में क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले तो कुछ भी पढ़ने से पहले दिमाग पे ये चीज़ फिट करनी है कि विधान परिषद को हमें राज्यसभा के स्तर से पढ़ना है। और जैसे ही आप ये सोचेंगे कि राज्यसभा के स्तर से पढ़ना है तो एकदम आपका दिमाग कहेगा कि ये उच्च सदन है, ये विशेषज्ञों का सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता। आप यहाँ लिखा देख रहे हैं कि ये एक स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता। राज्यसभा भी कभी विघटित नहीं होता और ये भी कभी विघटित नहीं होता। लेकिन इसके सदस्यों का तो कार्यकाल होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल पढ़ें, कब सेवानिवृत्ति होती है ये पढ़ें, ये बहुत ही विशेषता से पढ़ें। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इतना पोर्शन जो है आपका, ये बहुत विशेषता से पढ़ें। इसको बिल्कुल चटनी बना के आप पी जाएं कि किससे 1/3 सदस्य लिए जाते हैं, किससे 1/12 सदस्य लिए जाते हैं। तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि स्नातकों द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन में यही सब होंगे, 1/3, 1/12, 1/6 या 1/9 ऐसे दे देगा आपको। तो ये अच्छे से पढ़ें। इन अनुच्छेदों को, 3 ही 4 अनुच्छेद हैं, उनको गहनता से पढ़ें। तो ये कुछ प्रावधान है, क्वेश्चंस आपके प्री में यहीं से बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं विधान परिषद से। अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्डिंग्स लिख दी है। जैसे आप पढ़ते हैं तो आप अक्सर कुछ शब्दों को पढ़ते हैं और उन शब्दों में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सत्र को आहूत करना किसे कहते हैं, सत्र को स्थगन करना किसे कहते हैं, सत्र कब स्थगित होता है, सत्र का सत्रावसान क्या होता है। पढ़ते रहते हैं सत्रावसान, स्थगन, इनके अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। एक बार समझ जाते हैं, समझ विकसित हो जाती है तो राजव्यवस्था को पढ़ने में और भी मज़ा आता है। तो ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं और ये प्री के क्वेश्चंस में तो कम आते हैं, लेकिन मेंस में इनसे पूरी हेल्प मिलती है और आपकी समझ अच्छी विकसित होती है। तो देखिए आपको फटाफट ये सब समझा देते हैं। ये 4 प्रमुख शब्द हैं जो आपको खूब सदन में पढ़ने को मिलेंगे। सत्र का आहूत होना, सत्र का स्थगन होना, सत्र का सत्रावसान होना और सत्र का विघटन। तो देखिए आहूत से तो सीधे सीधे मतलब है बैठक। बैठक कौन बुलाता है? बैठक राज्यपाल बुलाता है। कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। केंद्र में राष्ट्रपति बुलाता है, राज्य में राज्यपाल बुलाता है। तो बैठकों से संबंधित कुछ प्रावधान आपको पढ़ने हैं। राज्यपाल बैठक के लिए बुलावा भेजता है। किसको बुलावा भेजता है? सदन के सदस्यों को कि आइए बैठक करिए आके। और ये जो 3 पॉइंट ये लिखे हुए हैं, यहां से प्री में क्वेश्चन उठा के भेजता है आपके पास कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय कितना होगा? 6 माह का। 1 वर्ष में न्यूनतम कितने सत्र होंगे? 2 सत्र होंगे। एक सत्र में बैठकों की संख्या ये कोई निश्चित नहीं है, ये तो निर्भर करता है कि सत्र कैसा चल रहा है। तो ये अच्छे से याद रखें। इन तीनों से आपके प्री के क्वेश्चन बनते हैं कि एक सत्र में कितनी बैठकें होंगी, आपको संख्या दे देगा और 1 लिख देगा निश्चित, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। 1 वर्ष में न्यूनतम कितने सत्र हो सकते हैं? 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 2 पर टिक करना है आपको। और 2 सत्रों के बीच, 2 सत्र हैं, उनके बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का हो सकता है। ये 3 बहुत विशेषता से याद रखें। आहूत जब पढ़ें तो आहूत का मतलब एकदम दिमाग में ले जाएं बैठक से। आहूत का मतलब बैठक से, ठीक है। इसमें ये जोड़ के पढ़ लें कि 1 सत्र में कितनी बैठकें होती हैं, साल में कितने सत्र होते हैं और 2 सत्रों के बीच कितना समय रहता है, ठीक है। तो ये 2, 3, 4 बिंदु को बहुत अच्छे से याद रखें। प्री में आते हैं क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे। स्थगन, तो स्थगन से सीधे सीधे आप समझ ही रहे हैं, स्थगन का मतलब स्थगित करना। यानी कुछ ऐसे विवादास्पद स्थिति पैदा हो गई है कि सत्र को स्थगित करना पड़ रहा है। अब स्थगित तो कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकता है,
या कोई इतना बड़ा बवाल हो गया है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो गया है या अनिश्चित काल के लिए बैठक को टाल दिया गया है। स्थगन करना या टाल देना एक ही चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग प्रावधान हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखें कि स्थगन करने का अधिकार किसे है। देखो यहाँ पे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि आपसे यही पूछ लेगा कि निम्न में से कौन जो है वो स्थगन करता है, निम्न में से कौन स्थगन करता है, निम्न में से कौन सत्रावसान करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो एक चीज मोटी मोटी याद रखें, आप भूलें ना बिल्कुल, आहूत, सत्रावसान और विघटन। ध्यान से सुने, सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना और सत्र का विघटन करना, ये तीनों काम राज्यपाल महोदय करते हैं। और सिर्फ एक काम है जो सदन का जो अधिकारी होता है, जो सदन का अध्यक्ष होता है, अगर हम उच्च सदन की बात करें तो सभापति और निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, हम यहाँ पे राज्य की बात कर रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष, वो करता है। तो यहाँ पे सदन का अध्यक्ष करता है, पीठासीन अधिकारी करता है, और विघटन, सत्रावसान और आहूत, ये तीनों पावर होते हैं राज्यपाल के पास। एक तो ये चीज़ याद रखें। अब आइए, जैसा मैंने आपको बताया, बैठक को किसी भी समय विशेष के लिए, अब ये जो समय विशेष है, किसी समय विशेष के लिए स्थगित करना, उसे कहते हैं स्थगन। अब ये स्थगन कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ हफ्तों का, कुछ दिनों का, या अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। ये अनिश्चित काल बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आगे जो आप पढ़ेंगे सत्रावसान, उसमें ये अनिश्चित काल का स्थगन ही काम आता है। तो ये अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन हो सकता है। स्थगन का अधिकार किसे है? सदन के पीठासीन अधिकारी को। पीठासीन अधिकारी मतलब अगर उच्च सदन है यानी विधान परिषद है जिसको हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो सभापति होगा वो, और अगर निम्न सदन है यानी विधानसभा, तो विधानसभा में जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, वो। तो ये दो चीज़ें आप अच्छे से याद रखें। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन होता है, कुछ घंटों के लिए, हफ्तों के लिए, दिनों के लिए तो होता ही है, और अनिश्चित काल के लिए भी होता है। तो अनिश्चित काल के लिए जब स्थगन होता है तो वहाँ पे एक नया फैक्टर जुड़ के आ जाता है, और वो होता है सत्रावसान। तो होता क्या है, स्थगन और सत्रावसान में बहुत थोड़ा सा फर्क है। आप इसे ऐसे याद रखें कि वह स्थगन, सुने ध्यान से, वह स्थगन जो अनिश्चित काल के लिए हो जाता है, उस अनिश्चित काल के स्थगन पर एक नए आदेश के द्वारा राज्यपाल सत्र का सत्रावसान कर देता है, यानी सत्र को जड़ से बंद कर देता है। समझ में गए आप? पहले पीठासीन अधिकारी सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करता है। यहां ऊपर ही किया, ऊपर ही आपको बताया कि सदन का पीठासीन अधिकारी ही स्थगन की घोषणा करेगा। अब वो स्थगन हफ्तों का हो, घंटों का हो या अनिश्चित काल का हो। लेकिन अगर वो स्थगन अनिश्चित काल का है तो पहले पीठासीन अधिकारी उसकी घोषणा करेगा, और उसकी घोषणा के कुछ दिनों बाद या कुछ सप्ताह बाद राज्यपाल महोदय एक नया प्रस्ताव लेके आ जाएंगे और उसे कहते हैं सत्रावसान। फिर कुछ दिनों बाद राज्यपाल सत्रावसान की सूचना जारी कर देता है। तो ऐसे याद रखें कि सत्रावसान राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है। किन कंडीशंस में किया जाता है? जब स्थगन अनिश्चित काल के लिए हो जाता है। ये लाइन बहुत मोटी मोटी याद रखें। जब स्थगन को अनिश्चित काल के लिए घोषित कर दिया गया हो तो उस अनिश्चित काल के स्थगन पर सत्रावसान का प्रस्ताव लेकर आता है कौन? राज्यपाल। तो ये याद रखें। विघटन क्या होता है? तो शब्द से ही बिल्कुल कॉमन सा पता चल रहा है। विघटन का मतलब सरकार विघटित हो जाती है, वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है। तो ये आपका आज पूरा का पूरा चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया गया विधान परिषद के संबंध में। कुछ वर्डिंग्स भी मैंने आपको एडिशनल बता दी। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो वर्डिंग्स मैंने लिखी हैं, स्थगन है, सत्रावसान है, आहूत करना है, या विघटन है सदनों का, सत्र का, ये केवल विधान परिषद से संबंधित नहीं है, क्योंकि विधान परिषद एक छोटा टॉपिक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही कवर हो गया। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ एडिशनल बता दिया जाए यहीं पे। ये दोनों सदनों का है, चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन हो।
तो ये आपका आज विधान परिषद संपन्न हो गया। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे विधानसभा, और विधानसभा जब आप पढ़ लेंगे तो एक कंप्लीट पैकेज आपके हाथ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने राज्य में आपको राज्यपाल पढ़ाया, फिर मुख्यमंत्री, इस लेक्चर से ठीक पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में बताया। आज आपने विधान परिषद पढ़ा, इसके बाद आप विधानसभा पढ़ेंगे। तो ये एक कंबाइंड आपका राज्य लगभग फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप महाधिवक्ता तो पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर मैंने लिया है केंद्र सरकार के टॉपिक में महान्यायवादी का, उसमें महाधिवक्ता भी आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद आप, जैसा मैंने बताया कि विधानसभा पढ़ेंगे, और विधानसभा के बाद आप पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। जैसे उच्चतम न्यायालय पढ़ चुके हैं आप केंद्र में, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। तो ऐसे हल्के हल्के लगभग 11 से 12 चैप्टर्स आपके भी और आएंगे, और शीघ्र ही आपकी राज्य व्यवस्था खत्म होगी। ऐसे ही मन लगा के पढ़े रहिए और रिवीजन